वन क्लास 10। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी नाम से है, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे दिमाग में आता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके दिमाग में घूमने लगता है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, करंट। इलेक्ट्रिसिटी यही है। इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर आपका डेली बेसिस के लाइफ के ऊपर है कि डेली लाइफ में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, इसी टॉपिक के ऊपर हम पढ़ेंगे। बस उसको फिजिकल टर्म्स के हिसाब से नाम देंगे, उनका क्या प्रॉपर्टीज़ है क्या वगैरह सब हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं या समझते हैं कि आप बचपन में देखे होंगे या फिर आप कहीं ट्राई किए होंगे कि हम एक ग्लास रॉड रहते थे। ग्लास रॉड को हम ऐसे सर में रगड़ते थे, ठीक है ना, जोर का रगड़ते थे। या ग्लास रॉड नहीं होता था तो हमारे पास प्लास्टिक स्केल होता था। प्लास्टिक स्केल को हम रगड़ते थे ऐसे सर में, और उसको रगड़ने के बाद या उसको बार बार रब करने के बाद आप एक पेपर में लगाते थे, हल्का सा पतला सा पेपर में ऐसा आप टच करते थे तो पेपर क्या होता था, थोड़ा उसमें लटकने लगता था, ठीक है ना, उसमें चिपकने लगता था। उस समय आप बच्चे थे, आपको पता नहीं था, हम भी बच्चे थे, हम भी ऐसा करते थे, हमको पता नहीं लगता था, हमको लगता था कुछ हो रहा है। ये जो चीज़ हो रहा है, जो पेपर जो उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ चार्ज है। क्या है कि जब चार्ज क्या होता है, इस बॉडी से उस बॉडी जाता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, तो उसमें एक फोर्स क्रिएट करता है, वो एक फोर्स क्रिएट करता है। उस फोर्स के कारण उसमें क्या होता है, पेपर अट्रैक्ट होता है उस स्केल के साथ। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, चार्ज के कारण हो रहा है। तो हम समझते हैं अभी चार्ज के बारे में। हालांकि चार्ज हमारे क्लास 10 में बहुत कम है, खाली डिफाइन कर लेंगे हम, उसमें सफिशिएंट है। बाकी इन सब के बारे में, चार्जेस के बारे में आप ज़्यादा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं टॉपिक, वो है हमारा चार्ज। तो अगर चार्ज का हम डिफाइन देखें बुक्स में, एनसीईआरटीज में, तो चार्ज का हमारा डिफाइन दिया है, इट इज़ द प्रॉपर्टी, आप सब साथ में लिख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। आप मैटर के बारे में सब अच्छे से जानते हैं ना, डेट causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field, ठीक है ना। ये चार्ज का डिफाइन के हिसाब से हम लिखे कि चार्ज क्या हुआ है। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का। अब मैटर सबको अच्छे से पता है कि व्हाट इज मैटर, आप क्लास 9 में बहुत बार पढ़ चुके हैं व्हाट इज मैटर। इफ एनी बॉडी एवरीथिंग हैज सम मास एंड सम ऑक्युपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसके कारण वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। अगर हम उसको एक फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे बहुत सारे को नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका है जैसे वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्सेस महसूस किया जाए, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम आगे पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए कि चार्जेस के वजह से ही बहुत सारे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज उस मैटर में आते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास आता है चार्जेस का टाइप्स। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के चार्ज है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप आगे पढ़ेंगे क्लासेस में जाके कि पॉजिटिव चार्ज होता है अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो और नेगेटिव चार्ज होता है अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो बॉडी में। तो जो भी है वो आगे क्लासेस पढ़ेंगे। अभी आप दिमाग में रख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो प्रकार के चार्ज होते हैं। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके आप प्रॉपर्टी समझ ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज़, तो पहला प्रॉपर्टी यह है कि लाइक चार्जेस या सेम चार्जेस आप बोल सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस हैं, जो सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं दो चार्ज रख दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज रख दे रहा हूँ, तो दोनों क्या है, ये लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये दोनों आपस से दूर भागेंगे, हमको दूर जाना है, ठीक है। क्यों? दोनों पॉजिटिव चार्ज है।
अगर मैं रखता दोनों नेगेटिव चार्ज रख देता, दो नेगेटिव चार्ज रखता, तो दोनों चार्ज क्या करते हैं, आपस से दूर भागते, उनको दूर भागना है, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी का बात करें तो ये आ जाएगा ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अट्रैक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, वो एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं वो। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में लिख दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों आपस में आना चाहिए, दोनों को अट्रैक्ट करना है, दोनों को एक दूसरे में चिपकना है, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव डाल दीजिए, एक ही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कीजिए, तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स आएगा, चिपकने का फोर्स। दोनों ऑपोजिट हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों आपस में चिपकेंगे, तो क्या हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए। पर पहला प्रॉपर्टी क्या था, लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर भागे, उनको क्या करना था, दूर भागना था, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी हुआ पहला प्रॉपर्टी। देखिए पहले हम पढ़े चार्जेस के बारे में, चार्जेस क्या था, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसके बारे में समझे हम। फिर जाने कि हमारे पास दो टाइप का चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, फिर प्रॉपर्टीज उसका लिखे। अब हमारे पास देखिए आगे आ गया चार्जेस के बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बाद। देखिए जो सबसे बेसिक चार्ज, जो सबसे छोटा चार्ज है, वो आपको चार्ज मिलेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एक मिनट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम क्या है, जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, उस तरह अब लिख सकते हैं कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। हम इसे डिनोट करते हैं C से, तो आप लिख सकते हैं चार्ज ऑफ 1, E के ऊपर अगर आप नेगेटिव साइन देते हैं तो आप इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए इस चीज को आप क्या पढ़ेंगे, E के ऊपर नेगेटिव साइन, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की जगह पर आप लिख देंगे C। ये सबसे छोटा चार्ज होता है, ठीक है, जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्जेस समझ में आया आपको, प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है कंडक्टर, कंडक्टर्स या कंडक्टर। अब कंडक्टर आप सब पढ़ चुके हैं, व्हाट इज कंडक्टर, आप क्लास 8 में पढ़े या फिर उसे जूनियर क्लासेस में पढ़ेंगे कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर का अगर मैं डिफाइन बोलूंगा तो आप तुरंत जानेंगे व्हाट इज कंडक्टर, दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली, ठीक है ना। दो सब्सटेंसेस आप लिख लीजिए साथ में, दो सब्सटेंसेस through which heat and electricity can pass easily। ये आप जानते हैं, ये जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आपकी। कंडक्टर क्या है भाई, वो सारे सामान, वो सारे मैटर जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। अब जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो कंडक्टर है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो इसका एग्जांपल क्या आ जाता है, ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स, एक दो एक्सेप्शन है वो अलग बात है। तो जनरली ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, ठीक है। पर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो रहा है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ई कवर साइन जो मैं बताया था इलेक्ट्रॉन का साइन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हमारा बात करें, कंडक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, कंडक्टर्स के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर क्या है, इसका ऑपोजिट, कंडक्टर का ऑपोजिट, दो सब्सटेंसेस थ्रू which heat and electricity does not passes या do not passes, जो आप लिख सकें, ड्यू टू। यहां पे देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा,
ड्यू टू absence of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं ऑल नॉन मेटल्स, जैसे प्लास्टिक हुआ, ठीक है ना, चेयर हुआ आपका, कोई सा भी वुड हुआ, ये सारे क्या हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो आपको कंडक्टर इंसुलेटर अच्छे समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर क्या है, वो सारे सामान जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, और इंसुलेटर क्या है, वो सारी चीजें जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। तो ये तो आप क्लास शायद तक 7 या 8 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए हम पढ़े पहले कंडक्टर हम समझ लिए कंडक्टर क्या था भाई, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। उसके बाद हम पढ़े इंसुलेटर क्या था, वो सारे चीज़ें जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। तो ये तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमारा पढ़ चुके, हमको आइडिया है। अब जो चीज़ का हमारा आइडिया नहीं वो है हमारा, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा इसको समझना थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझिए, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हैं ना, वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है पूरा फैला हुआ, ठीक है ना, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को महसूस कर पा रहे हो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है आपका, ठीक है, सपोज क्यू चार्ज ले रहा हूँ, एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज क्यू चार्ज लिया मैं। ये कहाँ पे है, बहुत दूर है, इन्फिनाइट में एक चार्ज है, इन्फिनाइट पे एक चार्ज सा। अब इस इन्फिनाइट से एक चार्ज को उठा के ला के मैं इस पॉइंट पे लाया, सपोज दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। पॉइंट 1 इन्फिनाइट पे था, उस इन्फिनाइट पे एक चार्ज था क्यू, उस चार्ज को उठा के लाया मैं कहाँ पे, पॉइंट 2 पे लाया, क्यू चार्ज को उठा के लाया, ठीक है। तो अब थोड़ा याद कीजिए, क्लास 9 में आप पढ़े थे वर्क डन क्या होता है, अगर आप फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम बोलते हैं वर्क डन। यहाँ पे भी हमारा इस चार्ज को यहाँ से पॉइंट 1 से उठा के पॉइंट 2 का लाने में कुछ वर्क डन लगा होगा कि नहीं, समझ रहे हैं आप। इन्फिनाइट बहुत दूर में एक चार्ज था, उस चार्ज को वहां से यहाँ तक आने में कुछ तो काम करना पड़ा होगा, वही जो काम था, यही जो वर्क डन था, इसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम डिफाइन में जाएं तो इसका डिफाइन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्फिनाइट पे है चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट, एक इन्फिनाइट से एक चार्ज को उठा के एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन लगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका, जनरली आप इसको कॉमन टर्म में यूज करते हैं, वोल्टेज, आप बोलते हैं ना वोल्टेज, घर में सुने होंगे वोल्टेज लो है, ठीक है ना, कुछ ऐसे वोल्टेज टाइप का वर्ड सुने होंगे आप घर में, हम कॉमनली जनरली यूज करते हैं वोल्टेज वर्ड। तो इसका डिफाइन में लिख दे रहा हूं आपको, डिफाइन क्या है आपका, इट इज डिफाइंड एज the work done in moving a unit positive charge from infinite to that point, in an electric field, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इन्फिनाइट में हमारा एक चार्ज था क्यू 1 पॉइंट पे, उस 1 पॉइंट से हम उस चार्ज को उठा के लाए कहाँ पे, पॉइंट 2 पे। तो इस समय जो इसका वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब नेक्स्ट इसी का पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझिए, अब मान लीजिए चार्ज आपका वही इन्फिनाइट पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, लेकिन चार्ज अब इन्फिनाइट पे नहीं है, चार्ज एक किसी पॉइंट पे 1 पॉइंट पे है, और यहां से इसको आप दूसरा पॉइंट पे ले आए। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज आपका इन्फिनाइट पे होता है, लेकिन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज आपका इन्फिनाइट पे नहीं होता, वो किसी आसपास के पॉइंट में होता है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं रहता। तो यहाँ पे पूरा सेम डिफाइन होगा, द वर्क डन, वही काम करना पड़ा जितना, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, बस यहाँ पे हो जाएगा 1.2 अनदर पॉइंट, फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन लगा। यहाँ पे इन्फिनाइट नहीं था इसलिए हम लिखे फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो यहां से हमको क्या मिला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, कितना वर्क डन करना पड़ा हमको, कितना वर्क डन करना पड़ा बाय कितना वर्क डन करना पड़ा बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, कितना काम करना पड़ा बाय कितना चार्ज हम मूव की। तो देखिए, जनरली हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, V इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वर्क डन आप जानते हैं किससे डिनोट होता है, W से। चार्ज हमारा किससे डिनोट होता है, Q से, कैपिटल Q, ठीक है ना। मैं ऊपर जो शायद तक इससे पहले जब पढ़ाया था तो मैं Q बताना भूल गया था, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिला, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज W/Q। अगर हम ऐसा यूनिट का बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन का क्या होता है, जूल बाय चार्ज होता है कूलम। सो 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है। यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल, इसका ऐसा यूनिट मिल गया, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम। आप सब बच्चे साथ में लिखते रहिए, आपका नोट्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सफिशिएंट नोट, आप इसे देख सकते हैं आराम से। अब हमारा एक डिवाइस है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, जनरली कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ देता है कि किस डिवाइस से आप पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, तो आप लिखेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर का नाम है वो स्टार्ट हुआ। हमारा चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है ना। तो चार्ज अगर फ्लो हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम डिफाइन लिखें क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस in a conductor, तो यहां से डिफाइन हमको मिल गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां से हमको मिला कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना टाइम में, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितना टाइम में। यह हमारा हो गया करंट का फॉर्मूला। करंट मिल गया हमको चार्ज बाय टाइम। तो करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और चार्ज हमारा बन गया क्यू से हम डिनोट करते हैं, अभी हम ऊपर जाने, और टाइम हो गया हमारा स्मॉल टी। तो करंट इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ठीक है। आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया कि करंट इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। तो अभी हम यहाँ पे अगर ऐसा यूनिट का बात करें, इसका
SI यूनिट ऑफ करंट। तो SI यूनिट ऑफ करंट में क्या है कि करंट का हमारा SI यूनिट होता है एम्पियर, AMPERE। तो एम्पियर 1 एम्पियर अगर हम लिखें तो 1 एम्पियर क्या मिले, देखिए चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज हो गया 1 कूलम बाय टाइम हो गया 1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, पूरा क्लियर समझ में आ रहा है आपको? जहां नहीं समझ में आ रहा आप उस वीडियो को बैक कीजिए, थोड़ा देखिए, आपको क्लियर कोशिश कीजिए, आ जाएगा समझ में। तो जैसे वोल्टेज को नापने के लिए या पोटेंशियल को नापने के लिए हमारे यहाँ पे था, हम लिखे थे एक डिवाइस लिखे थे वोल्टमीटर एक डिवाइस लिखे थे जिससे हम क्या मेजर करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस तरह करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। ठीक है ना, हमारे पास डिवाइस है वो है एमीटर, AMMETER। एमीटर इज द डिवाइस टू मेजर the current in an electric circuit। ठीक है, अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट देखिए थोड़ा समझिए आप। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, तो जब इसमें हम कोई सप्लाई नहीं दिए, करंट का सप्लाई नहीं दिया, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ना रेंडमली मूव करते रहते हैं, इधर इधर, ये रेंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी मूव कर रहे हैं। पर जब हम इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं, ये कंडक्टर है अपना, या वायर समझ लीजिए, वायर में हम क्या किए, एक बैटरी फिट कर दिए, तो याद रखिएगा करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, जो लंबा है पॉजिटिव है, छोटा है वो नेगेटिव है, मैं बताऊंगा आगे। तो करंट हमारा फ्लो करने लगा, पॉजिटिव से गया और नेगेटिव में वापस आ गया। पहले जो कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ रेंडमली मूव कर रहे थे, अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उल्टा मतलब देखिए करंट आपका किधर जा रहा है, करंट आपका जा रहा है पॉजिटिव टू, करंट हमारा जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है ना। करंट हमारा मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट में हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, हेडिंग हमारा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, इट इज द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। जैसे आपका घर का वायरिंग है, ठीक है, आप अपना घर का वायरिंग देखिए, मेरे पीछे भी यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही है, ठीक है। सर्किट किस तरह है, क्योंकि हम यहाँ पे स्विच दे रहे हैं, वो वहां से तार से फ्लो हो रहा है, आपका फैन ऑन कर रहा है, स्विच दे रहे हैं, तार से करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब जल रहा है, तो ये इस टाइप का सर्किट बनता है। वाह, देखिए यहाँ पे आपको एक सोर्स लग जाता है, ये हमारा सोर्स लग गया बैटरी। यहाँ के बाद हम यहाँ पे कुछ अप्लायंस जोड़ दिए, यहाँ पे हम एक स्विच लगा दिए, यहाँ पे हम एक रेजिस्टर डाल दिए, फ्रिज लगा दिए, ठीक है। मैं सारा सिंबल बताऊंगा ये सबका। तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ मतलब तार कहीं से टूटना नहीं चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कहीं से तार टूट गया, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट से तार टूट गया आपका, ठीक है ना, तार टूट गया, तो क्या आप करंट फ्लो हो पाएगा, क्यों नहीं, तो तार टूट गया, तो तार टूट गया तो आगे करंट नहीं जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा तो घर के पूरा लाइट, सारा लाइट फैन वगैरह सारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो गया।
तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ चाहिए, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हम अलग अलग अप्लायंसेस को हम लगा सके। तो अब कुछ हमारे पर्टिकुलर सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे सिंबल्स। चलिए मैं बना दे रहा हूँ सिंबल्स फॉर, अभी लिखिए फटाफट, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में पहला पॉइंट हमारा आता है क्या, एक सेल मतलब जनरली आप जो बैटरी यूज करते हैं आपका रिमोट्स में, टीवी रिमोट में लगाए ना, आप कभी देखा है टीवी रिमोट के पीछे जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं पेंसिल बैटरी बोला जाता है, वो सेल होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, सिंगल टर्मिनल होता है, एक ही पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक ही नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो उसे हम कहते हैं सेल का सिंबल क्या होता है, इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ किए और एक पॉजिटिव दे दिए एक नेगेटिव दे दिए, ये बन गया आपका सेल, CELL सेल। दूसरा अगर बात करें तो होता है बैटरी। अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा है तो जाके देखिए बैटरी में उसमें कितना सारा टर्मिनल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, तो हमारा बैटरी बन जाता है। तो बैटरी में बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव, जो लंबा लाइन खींचना वो पॉजिटिव है, जो छोटा लाइन खींचना वो नेगेटिव है। तो ये क्या बन गया हमारे बैटरी, ठीक है। अब अगर तीसरा पॉइंट देखें हम, तो तीसरा हमारा है सीधा एक लाइन खींच देंगे, इसको हम पढ़ते हैं कनेक्टिंग वायर्स। नेक्स्ट सिंबल है हमारा, एक जॉइंट वायर का क्या होगा, एक सीधा तार होगा और इस तरह से जॉइंट देके इसे लाइन खींच देंगे तो उसको हम पढ़ते हैं ए वायर जॉइंट। नेक्स्ट हमारा है सिंबल एमीटर। मैं एमीटर आपको बताया था ना, एमीटर क्या होता है, एमीटर से आप करंट मेजर करते हैं, इस तरफ ये पॉजिटिव में जुड़ा रहेगा, ये नेगेटिव में जुड़ा रहेगा, ये बन गया एमीटर। उसका नेक्स्ट सिंबल है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर क्या था, जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस को नापते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हो गया आपका LT वोल्ट मीटर। उस तरह नेक्स्ट है आपका एक रजिस्टर, ठीक है ना। देखिए सारा खेल रजिस्टर का इस चैप्टर में, अभी फिलहाल आप ये सिंबल देख लीजिए क्योंकि रजिस्टर अभी तक हमारा आया नहीं है, आगे आने वाला टॉपिक ओम स्लो में इसको बोलते हैं रजिस्टर या रेजिस्टेंस भी पढ़ते हैं ये, ठीक है ना। ये फिक्स रजिस्टर का सिंबल है। और अगर इस तरह से ऐसे कर्ली ब्रैकेट ऐसे कर्ली कर दूंगा, ऐसे कर्व कर दूंगा और यहाँ पे ऐसे एरो दे दूंगा, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, जिसका दूसरा नाम है रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब होप कि आप सब साथ में सिंबल बना रहे हैं और देखते रहिए। नेक्स्ट हमारा है 9 स्विच। इस तरह से अगर आप ब्रैकेट दे दें तो भी चलेगा, या फिर आप बना सकते हैं इस तरह से, एक लाइन आएगा, यहाँ पे एक डॉट, एक ऊपर होगा डॉट और दूसरा डॉट यहाँ से एक लाइन। तो देखिए ये लाइन जुड़ा नहीं है, मतलब स्विच क्या है, ऑफ है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ओपन स्विच। या फिर क्लोज स्विच का कैसे सिंबल होगा, देखिए इस तरह ब्रैकेट बना लीजिए, ब्रैकेट में डॉट दे दीजिए और या फिर इस तरह एक लाइन बना के ये पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन, ये पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दीजिए, ये हो गया आपका क्लोज स्विच, ठीक। तो ये कुछ हमारे सिंबल्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट सिंबल है जो आपको यूज करना होगा, बल्ब। देखिए क्या है, ऐसे करके लाइए, यहाँ पे ऐसे गोल बना दीजिए और गोल में ऐसा करके साइड से ऐसे ऊपर ऐसे उठा के ला दीजिए, ये हो गया आपका बल्ब का सिंबल, ठीक है। इतना सिंबल आपको ध्यान पे होना चाहिए। अगर हम पहले से देख लें एक बार, तो सिंबल्स हमारे क्या क्या हैं, पहले हमारा है सेल, फिर हमारा बैटरी, फिर हमारा कनेक्टिंग वायर, ठीक है, फिर हमारा है वायर जॉइंट,
फिर एमीटर जिससे करंट नापा जाता है, फिर वोल्टमीटर जिससे पोटेंशियल डिफरेंस, रजिस्टर हम पढ़ने वाले हैं। ये स्विच, ओपन स्विच मतलब अभी ऑन नहीं है स्विच, क्लोज स्विच मतलब स्विच अभी ऑन है, ठीक है। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। और ये बल्ब का सिंबल, ये सारे कुछ सिंबल्स हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओम्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इसी से हमारा अब सारा रिलेटेड है ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप पूरा रट लीजिए, गारंटी है आएगा ही आएगा पूरा, हर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओम्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, ये याद रखिएगा पूरा अच्छा से, ठीक है ना। तो आपका ओम्स लॉ क्या बोला, ये वही चीज बोला आप जो आप घर में डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। डेली लाइफ में यूज करते हैं, कभी कभी होता है हमारे घर में, अभी गर्मी का महीना ज़्यादा हो रहा है कि लाइट का थोड़ा पावर कम हो जाता है, फैन आपका स्लो चलने लगा है, ठीक है। तो आपके घर में जो भी पेरेंट्स हैं वो आपको पहला वर्डिंग बोलते होंगे कि अरे आज तो वोल्टेज कम है बहुत, ठीक है ना। आप सुने होंगे जनरली कि लो वोल्टेज हो गया है, फैन स्लो चल रहा है, लाइट में ज़्यादा पावर नहीं है, कोई सा अप्लायंसेस नहीं चल रहा है, मतलब हम डायरेक्टली एक ही बात बोलते हैं कि लो वोल्टेज हो गया है। अब ये लो वोल्टेज क्या, मैं आपको बोल दिया हूँ ना, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, लो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, एक ही बात। तो ओम्स लॉ क्या बोला, ओम्स लॉ बताया हमको कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नो डाउट, अगर इस कंडीशन के लिए हम ले रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, कितना करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, वो टोटली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये सपोज आपका एक कंडक्टर है, यहां पे सपोज मैं कंडक्टर बना दिया, इसमें आई करंट जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या बोला है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference। तो हम लिख सकते हैं कि I जो है, करंट जो है, वो प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अब ये प्रोपोर्शनल वाला चीज जो आपका, ये आपका क्लास 8 में मैथ में था ना, एक था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक था इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, आप जितना पढ़ाई करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना आपका मार्क आने वाला है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका मेहनत ही आपका मार्क दिखाता है, आपका मार्क आपका मेहनत दिखाता है, दोनों एक दूसरे पर प्रोपोर्शनल है। आप जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना क्या होगा, आपका मार्क्स कम होते जाएगा। तो आपका क्या होगा, मतलब अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो खेलिए कूदिए, लेकिन पढ़ाई भी, तो जितना ज्यादा पढ़े उतना ज्यादा मार्क, दोनों प्रोपोर्शनल। बहुत खेले बिल्कुल नहीं पढ़े, मार्क कम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी बढ़ा दूसरा क्वांटिटी घट गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी बढ़ा दूसरा क्वांटिटी बढ़ गया तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे डिफाइन के हिसाब से हमको बताया गया कि करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। जितना घर में इलेक्ट्रिसिटी, टोटल जितना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो टोटली डिपेंड कर रहा है उसका पोटेंशियल के ऊपर, उसके वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। तो हमको ये लॉ से हमको मिल गया कि आई जो है प्रोपोर्शनल है भी के ऊपर।
अगर I प्रोपोर्शनल V के ऊपर, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि V भी है प्रोपोर्शनल I के ऊपर। बात एक ही है कि नहीं, बात एक ही है कि नहीं। पढ़ाई जितना मार्क उतना, तो मार्क जितना उतना पढ़ाई, दोनों एक ही बात है। तो याद रखिए, आप याद रखिए क्लास 9 में भी आप कर चुके हैं, जब भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये आप जो साइन हम दे रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। जब भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वल टू के साइन के साथ, तो आपको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है आरएचएस में, ठीक है ना। ये मैथ में भी है और फिजिक्स में भी है। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट साइन इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं, v इज इक्वल्स टू, देखिए प्रोपोर्शनल साइन को मैं चेंज किया इक्वल टू साइन में, तो मुझे एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना था, वो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, वो हो गया r, ठीक है। तो r को आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या r को आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम है रेजिस्टेंस। जनरली आप इसके दूसरे नाम से आप इसको याद रखिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जैसे आप बड़े बड़े पार्टीज में जाते हैं या फिर कहीं के बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, तो आप लिखे देखते हैं कि पहला सीट जो होता है रिजर्व रहता है, ठीक है ना, लिखा रहता है वीआईपी वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो बहुत नाम वाले होते हैं या उस फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सीट्स उनके लिए रिजर्व रहते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उस तरह ये एक आपका रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल्स टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, वोल्टेज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड विथ R फॉर रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा बात, पूरा ध्यान से समझिए। आप अभी तक कुछ नहीं समझे आप, चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैनेजेबल है, समझ में आ जाएगा। ये यहां से आपको पूरा समझना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ओम्स लॉ में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और एक बार समझा रहा हूँ, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रखिए ये हमारे मेन कंडीशन है इस लॉ को फुलफिल करने के लिए, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर पूरा। तो यहां से हमको मिला कि I इज इक्वल्स टू, I इज प्रोपोर्शनल टू V, हम उसको इनवर्स लिखे, इनवर्स तो नहीं, उसको उल्टा कर दिए, तो हमको मिल गया V प्रोपोर्शनल टू I, कांस्टेंट लगा दिए R। तो यहां से हमको V इक्वल टू आई आर मिला, या मुझको मिल गया R इज इक्वल्स टू V बाय आई, R इज इक्वल्स टू V बाय आई। और मैं बार बार बता दिया आपको, R फॉर क्या है, R फॉर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अब रेजिस्टेंस के ऊपर, जो हमको टॉपिक मिला, जहां से हमको कांस्टेंट मिला रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस क्या है, मैं लिखूंगा भी, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच, बाय द, जिसके कारण, बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच the conductor by the virtue of which it opposes the flow of current in a conductor। समझिए बात को कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जिसके कारण कंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो को रोकता है ये रेजिस्टेंस। आप क्लास 9 या 8 में पढ़े होंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या था, फ्रिक्शन एक ऑपोजिट फोर्स था जो किसी भी बॉडी का मूवमेंट को रोकता था, ठीक है ना। आप चलना चाह रहे हैं तो आपका क्या है, चिपक गया है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन था ना, चिपक गया था। फ्रिक्शन क्या करता था, आपको रोकता था, अपोज करता है। फ्रिक्शन के वजह से हम चल पाते हैं, बात अलग है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम एक कदम रखते, फ्रिक्शन होता स्लिप होता, हम गिर जाते। फ्रिक्शन है, उसके लिए हम चल पा रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिसके कारण वो क्या करता है, करंट का फ्लो को रोकता है। पूरा क्लियर, सबको समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ द कंडक्टर बोल रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन इट, ठीक है। तो अब इसका डिफाइन लिख दीजिए फटाफट। इसका डिफाइन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू which it opposes the flow of
करंट थ्रू इट, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस सबको समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, आपका करंट का फ्लो को वो रोक रहा है, करंट का फ्लो को वो रोक रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस जो है वो हमको कहां से मिला, रेजिस्टेंस हमको मिला जब हम ओम्स लॉ डिराइव किए, जब हम ओम्स लॉ डिराइव कर रहे थे तब हमको मिल गया, ओम्स लॉ जब हम डिराइव कर रहे थे तब हमको मिल गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वोल्टेज यहां से रेजिस्टेंस मिला था। तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट बन गया आपका, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या है, ओम, ओम्स लॉ से ओम आया। इसका सिंबल हो जाता है इस तरह से कुछ, ये हो जाता है ओम का रेजिस्टेंस, यूनिट का सिंबल, ठीक है। तो होप कि आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि किन किन चीजों पे वाह फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स on which resistance depends, किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट का बात करें हम, तो इट्स रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर, लेंथ ऑफ, मैं वायर लिख दे रहा हूं, ठीक है, आपका छोड़िए कंडक्टर लिख दे रहा हूं। द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना लंबा तार होगा उतना उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए हमको घर में एक बल्ब जलाना है, तो बल्ब के लिए मैं तार कहां से लाया, मैं गया 2 किलोमीटर दूर में एक खंबा था मेरा, खंबा से वहां पे तार जोड़ा, यहां से लेके आया बल्ब। तो क्या होगा, इतना लंबा वायर हो जाएगा कि उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, करंट को रोकने वाले को प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो करंट को रोकेगा ज्यादा वो, तो ज्यादा करंट को रोक देगा तो करंट आएगा नहीं, तो बल्ब कैसे जलेगा भाई। तो क्या मिल गया हमको, पहला कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, लेट इट बी इक्वेशन 1। सेकंड है पॉइंट अपना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मतलब समझिए, आपको मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूं। मैक्सिमम घर में एसी होगा या आपने एसी देखा होगा, ठीक है ना। आपने जब देखा होगा एसी, तो एसी में देखिए जो तार कनेक्ट हुआ रहता है कितना मोटा तार रहता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे अगर एसी का तार अगर आपके घर में लगा है, एसी लगा है, तो आप देखिएगा कि उस एसी का तार कितना मोटा तार रहता है। पर अगर एक हमारा बल्ब जल रहा है तो बल्ब के लिए तार कितना पतला रहता है, ठीक है ना। तो एसी के लिए इतना मोटा तार और बल्ब के लिए इतना पतला तार क्यों भाई, इतना भेदभाव क्यों। तो उस भेदभाव का कारण यह है कि एसी को चाहिए ज्यादा करंट, तो ज्यादा करंट हमको कैसे मिलेगा, अगर तार जितना मोटा होगा। क्योंकि हमारा देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, हमारा सेकंड फैक्टर क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा जितना वो तार मोटा होगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हो रहा है, ये अगर मान लीजिए आपका वायर है, ये पोर्शन को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पोर्शन को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितना मोटा तार उतना करंट, उतना रेजिस्टेंस कम। देखिए समझिए बात को, तार जितना मोटा है उतना रेजिस्टेंस कम है, जितना रेजिस्टेंस कम है उतना करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल गया कि रेजिस्टेंस जो है भाई, रेजिस्टेंस जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारा है क्या, देखिए थर्ड इक्वेशन।
थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ये तो जाहिर सी बात है कि वो उसका नेचर ऑफ वायर का मतलब किस चीज से बना है उसके पर डिपेंड करेगा ना, कॉपर से बना है कि एल्यूमिनियम का बना है कि सिल्वर का बना है। सिल्वर का तो बनता नहीं है, हालांकि अगर बनता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता तार, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिंपल सा चीज़ आपको याद रखना है, इसका कोई हमको डिराइव नहीं करता। दूसरा है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है वो आपका आगे क्लासेस में है, अभी नहीं। तो यहां से हमको 2 पॉइंट मिल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, और दूसरा मिल गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के ऊपर। तो अब देखिए हमको नेक्स्ट यहां पे हमको क्या करना है, कंबाइनिंग, हमको दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को मिला दें तो आपको मिल गया रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बाई ए के ऊपर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे L था, यहाँ पे 1 बाई ए था, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपको मिल गया रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, L मींस लेंथ और A बाई एरिया। तो रेजिस्टेंस आपको प्रोपोर्शनल हो गया L बाई ए के ऊपर। तो हम जानते हैं कि जब भी आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटके इक्वल टू का साइन आएगा तो आपको एक कांस्टेंट लगाना है, मैं ओम्स लॉ में बता दिया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटा इक्वल टू साइन आया तो यहाँ पे आपका एक लगता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसको आप पढ़ते हैं रो L बाई ए, ठीक है। ये आपका मिल गया फॉर्मूला, ये है, इसको आप पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या रो, और इसको पढ़ते हैं आप रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से मिल गया रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आर ए बाई एल, ठीक है ना। अब बुक में इसका सिंबल होगा, क्रॉस चेक कर लीजिए। रेजिस्टिविटी कुछ इस तरह से लिखा रहता है, यहाँ बन नहीं रहा है, तो रेजिस्टिविटी ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो अगर हम एसआई यूनिट का बात करें, इसका रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए रेजिस्टिविटी का आर, मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया ओम, एरिया एसआई यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, बाय लेंथ, लेंथ हो गया हमारा मीटर, तो मीटर स्क्वायर मीटर कट गया तो ये हमको क्या मिला ओम मीटर। तो आप लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर, आप समझ में आया होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमें ओम्स लॉ से पहले मिला, यहाँ ओम्स लॉ से हमें मिला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, वो प्रॉपर्टी कंडक्टर का जो करंट को अपोज करता है। उसके बाद हमको मिला कि किस फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो हमको 2 फैक्टर मिले, एक्चुअली 4 हैं पर काम के हमारे 2 हैं। पहला फैक्टर मिला कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के ऊपर, दूसरा मिला रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के ऊपर। हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, हमें मिला रो या रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का यूनिट हमने निकाल लिया ओम मीटर। तो अब रेजिस्टिविटी क्या है, अब हमारा देखिए टॉपिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, देखिए अगर मैं आपको समझा रहा हूं देख लीजिए, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर when its length is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डिफाइन समझिए अब, रेजिस्टिविटी क्या होगा, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, it is numerically equal to the resistance of the conductor when its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बता दिया था ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटापा, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है 1 मीटर है।
तो इस समय इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। समझ रहे बात? किसी भी कंडक्टर को उठाइए आप, जिसका लेंथ आप 1 मीटर रखिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रखिए, उस समय जो उसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, वही होगा उसका रेजिस्टिविटी। तो एक बार हम समरी कर लेते हैं आज का क्लास का। देखिए पहले हमने पढ़ा चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या है? मैटर का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। दो प्रकार के चार्जेस होते हैं हमारे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और उनके प्रॉपर्टीज हैं कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस के बारे में पढ़ा गया तो हमने देखा कि चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है सबसे छोटा होता है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम था हमारा चार्ज का यूनिट। उसके बाद हमने पढ़ा कंडक्टर इंसुलेटर, ये आपका पता है, आपको जनरली आप पढ़ चुके हैं कंडक्टर इंसुलेटर्स। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? अगर इन्फिनाइट में एक चार्ज है और उस चार्ज को हमको लाना पड़े खींच के एक पॉइंट पे, तो उस समय जो वर्क डन लगता है वो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा कि अगर एक चार्ज है किसी एक पॉइंट पे, नॉट इन्फिनाइट, और उस पॉइंट से और एक पॉइंट पे लाए हम, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाए, उस समय जो वर्क डन लगा वो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हमको फॉर्मूला मिल गया था, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, V = W/Q। यहाँ से हमें उसका SI यूनिट मिला वोल्ट, और जो 1 वोल्ट था 1 जूल/1 कूलम। यहाँ से हमको पता चला वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट था पढ़ा, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। चार्ज का हमने लिखा है SI यूनिट एम्पियर, जो कि था 1 कूलम/1 सेकेंड। और हमें उससे पता चला कि एमीटर एक डिवाइस है जिससे करंट मेजर किया जाता है। फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा कि हमारा करंट जो है हमारा वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट, पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता चला इट इज ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ठीक है ना। फिर हमने कुछ सिंबल्स जाने। सिंबल्स जाने के बाद हमने पढ़ा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हमें मिला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि किस किस फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और वहां से मिला हमको रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इक्वल होता है अगर उस कंडक्टर का लेंथ हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो लेक्चर में अभी तक इतना ही है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे